नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कृतिका भाग 2 जो सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारी 6 सेट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। आप उसका वीडियो देख सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 के गद्य पद से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, हम लोग फटाफट करेंगे। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा और हम देखेंगे सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है और आप किस तरीके से उन क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पे 4 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं और सभी प्रश्नों के अंक हैं 2। ठीक है, ये पूरी तरीके से जो आपके क्षितिज भाग 2 में जितने गद्य वाले पार्ट हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अब 2-2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 करने हैं, मतलब कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और 3 करने हैं। शब्द सीमा यहाँ लिखा गया है 25 से 30 शब्द। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे अपनी बोर्ड की कॉपी में, तो उसको इस तरीके से दिमाग में रखेंगे। कैसे कि आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है आपको। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका अगर मान लीजिए कुछ भी है, प्रश्न संख्या 8 का, ठीक है, 8 का आप क करने जा रहे हैं तो 8 ख लिखिए, उसको पूरा लिखिए इतने में। फिर प्रश्न संख्या 8 का ख लिखिए, प्रश्न संख्या 8 का ग लिखिए, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से एक सजा हुआ फॉर्मेट होता है। 25 से 30 शब्द आपको लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखना है। कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज अगर आप लिख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं फिर भी आप कोशिश करिए 3 से 4 लाइनों में अपने आंसर को पूरा करिए। देखिए, मैंने यहाँ पे 2025 के प्रश्न भी रखे हुए हैं और साथ में उसके आंसर की भी रखी हुई है, तो आपको दोनों समझ में आएगा किस तरीके से मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कैसे सीबीएसई चेक करता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, नेता सॉरी नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन को देखकर हालदार साहब को धक्का लगता है और वो क्यों लगता है। ठीक है, हालदार साहब के व्यक्तित्व, पाठ के घटनाक्रम और अपने विचारों के आधार पर किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको कि आपने नेताजी का चश्मा पढ़ा, स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ, उसमें देखा क्या कि कैप्टन को देखते हालदार साहब उनको एक धक्का सा लगता है। ठीक है ना। अब हालदार साहब का जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, उसको ध्यान में रखना है आपको। पाठ के घटनाक्रम को ध्यान में रखना है। पाठ का घटनाक्रम क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पे चश्मा नहीं है, ये घटनाक्रम है। ठीक है ना। और अपने विचारों के आधार पर किन्हीं 2 कारणों लिखने, अब 2 कारण लिखने हैं आपको तो 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए, 1 और 2। ठीक है, निम्नलिखित 2 कारण हो सकते हैं, है ना, जिसमें हालदार साहब के व्यक्तित्व, पाठ के घटनाक्रम को हम अपने विचारों के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना सिंपल सवाल। देखिए, अब इसका आंसर की क्या सीबीएसई ने दिया हुआ है वो देखिए ध्यान से, है ना। ज़्यादा बड़े-बड़े हम कुछ बात नहीं करेंगे। क्या है, देखिए कि आपको इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं कम से कम, कोई 2 उपयुक्त कारण लिखने पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देशभक्ति की दीनहीन स्थिति देख करके, ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है कि देखिए देशभक्ति किस तरीके से है ना? कि एक बेचारा फेरी वाला है ना? वो देश के जो महापुरुष हैं उनके लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, ठीक है? जबकि सक्षम लोग और भी बहुत ज़्यादा नगर नगर में, उस मोहल्ले में बहुत ही सक्षम लोग होंगे, वो तुरंत मूर्ति पे ये चश्मा लगवा सकते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है? तो देशभक्त की एक दीनहीन स्थिति देख करके, खास करके क्या है कि एक तो देशभक्ति की बात हो गई, है ना? ये तो आप पॉइंट इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट था, है ना? वो यहाँ दिख नहीं रहा है। दूसरा कि एक देशभक्त है कैप्टन, उसकी स्थिति देखिए कितनी खराब है ना? कि उसका अपनी फेरी की दुकान है, बेचारा बहुत बिल्कुल गरीब सा दिख रहा है ना? तो ये देख करके, क्योंकि देखिए इस बात को हवलदार साहब ने अपने व्यक्तित्व में लिया हुआ है ना? तो व्यक्तित्व को देख करके हमको बताना है। दूसरा, कैप्टन कोई सैन्य अधिकारी नहीं है, बल्कि बेचारा एक फेरी वाला है, उसकी चश्मे की दुकान है। बेचारा वो कोई सैन्य अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है बेचारा, वो है ना सैनिक, ठीक है? बस वो एक फेरी वाला है जो चश्मा बेचता है बेचारा, और जो चश्मा इसको पसंद आ गया वो दे देता है क्षमा मांग करके, और बाकी दूसरा चश्मा वहाँ पे पहना देता है। तो धक्का लगता है किसको? हवलदार साहब को। ये जवाब हो गया पहला, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड में क्या पूछा गया है कि एक कहानी अभी पाठ की लेखिका के जीवन के प्रसंगों के आधार पर उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में उसके बचपन की घटनाओं की बड़ी भूमिका होती है। कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया। देखिए, आपको एक कहानी अभी मन्नू भंडारी जिसकी लेखिका है, उनके जीवन प्रसंगों को ध्यान से देखना है। आपने देखा है कि सबसे पहले पिताजी की बात करती हैं वो, है ना, अपनी माँ के बारे में बताती हैं, ठीक है, बहन के बारे में बताया जिसकी वजह से उनकी खिंचाई होती है ना,
देखा है आपने कि पिता की वजह से किस तरीके से हीन भावना पैदा होती है। ये सब बातें आपको समझनी है, सोचनी है। देखिए चैप्टर अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप चैप्टर पढ़ लीजिए, या आप बताएंगे तो मैं समरी भी बना दूंगा उसका, ठीक है, 5 से 10 मिनट में हर एक पैराग्राफ पर समरी मैंने अपने बच्चों को वैसे ही पढ़ाया हुआ है, आप उसको पढ़ पाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो देखिए, है ना, अब ये उदाहरण देते हुए आपको बताना है कि बचपन में जो घटनाएं उनके साथ घटी हैं, ठीक है, पिता ने बड़ी बहन, जस्ट 2 साल बड़ी बहन थी, उसके साथ जो कंपैरिजन किया तो हीन भावना पैदा हो रही है। सबकी स्वभाव उनका था, उसकी वजह से लेखिका भी अभी क्या कर रही है कि कोई पदक उनको मिलता है, कोई सम्मान मिलता है तो वो उस पर भरोसा नहीं कर पाती है, ठीक है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, तो आपको उदाहरण के साथ में उसको बताना है। तो देखिए ये चीज़ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अब इसमें से कोई 2 उपयुक्त बिंदु आपको बताने हैं। कौन कौन से? माँ पिता द्वारा बहन के साथ की गई तुलना के प्रभाव के रूप में लेखिका के अंदर हीन भावना बताया मैंने आपको। माँ बेचारी दब्बू है ना, असहाय व्यक्ति को देख करके उनके जैसा बनने का निर्णय लेना, न बनने का निर्णय लेना, ठीक है, कि लिखा है ना वहाँ पे कि मैं अपनी माँ को आदर्श मानती ही नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरी बेपढ़ी माँ बेपढ़ी लिखी माँ पिता की जातियाँ सह रही है, हम लोग की जो भी इच्छाएं, अनगढ़ इच्छाएं हैं वो सब बेचारी फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। पिता का व्यक्तित्व तो अधिक प्रभावी न कारण न चाहते हुए भी लेखिका में पिता के स्वभाव की झलक दिख जाती है। सक्कीपन, है ना, ये दिख जाता है, बताया भी आपको। पिता द्वारा देश के तत्कालीन स्थिति पर चर्चा में शामिल होने के प्रोत्साहित होने का क्या होता है, रसोई घर से दूर करने के लिए प्रेरित करना। ये पॉजिटिविटी वाली बात थी, तो इसमें से आप कोई भी 2 आप लिख देंगे, आपको सीबीएसई में पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए लिखा हुआ है, ऊपर से 2 बिंदु आपने लिखा तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। एक लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेंगे, कोई भी लिखा आपने नहीं, उल्टा सीधा लिख दिया तो 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, नौबत खाने में इबादत से है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का जीवन प्रतिभा और परिश्रम का अनूठा सम्मिश्रण है, ठीक है। क्या लिखा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। बिस्मिल्लाह खां का जीवन प्रतिभा, टैलेंट, उनके हार्ड वर्किंग, परिश्रम का एक मिला जुला सम्मिश्रण है, मतलब कि मिला जुला रूप है। नौबत खाने इबादत के पाठ संदर्भ में आपको इसको लिखना है ना। आपने देखा है कि बेचारे उनके मामा जो थे उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, है ना, वहाँ पे मंदिर में जाकर के प्रैक्टिस करते हैं वो, ठीक है। और रसूलन भाई बदूलन भाई से उन्होंने सीखा है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में भी बेचारे वो बैठ करके अभी भी नमाज इस बात के लिए पढ़ रहे हैं कि उनको एक सच्चा सुर मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी, एग्जाम्पल के सामने बतानी है, ठीक है ना। तो उस संदर्भ उत्तर देना। ये क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट प्रतिभा में संपन्न होने के कारण बचपन से ही सुरों की समझ और बालाजी के मंदिर में नियमित शहनाई बजाना, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। शहनाई बजाने में विश्व प्रसिद्ध होने के बावजूद 80 साल की उम्र में नियमित रियाज करना, ये भी मैंने आपको बताया। यही सब एग्जाम्पल, अगर आपने चैप्टर्स को पढ़े हुए अच्छे से तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है मार्किंग स्कीम, क्या आप उसको पढ़िए, उसको भी देखते रहिए और अच्छे समझ में आएगा। अगला देखिए, सभ्यता और संस्कृति के बीच के अंतर को संस्कृति पाठ के आधार पर समझाइए। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सभ्यता और संस्कृति के बीच के अंतर को संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए, समझाइए। देखिए वहां पे साफ साफ लिखा है संस्कृति क्या है, वह सोच, है ना, वह प्रवृत्ति, ठीक है, या वह योग्यता, ठीक है, जो क्या करती है, किसी इंसान से कोई नई चीज या नया आविष्कार करा देती है, ठीक है ना। ये आपका बहुत अच्छे से पढ़ा है। वही क्या कहलाती है, वही आपकी संस्कृति कहलाती है, ठीक है। अब जो चीज बनकर के सामने आई, जो चीज बनकर के सामने आई वो क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। अगर आपने ये बात लिख दी आपका आंसर पूरा हो गया भाई, ठीक है। जैसे आग का आविष्कार करने की सोच पैदा होना, योग्यता आना, है ना, वो क्या है, संस्कृति है। और जैसे ही आपने आग का आविष्कार कर लिया वो आपकी क्या बन गई, सभ्यता बन गई। सिंपल सी बात है, और कहीं आपको देखना भी है। देखिए इसके लिए भी आंसर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ध्यान से देखिए, है ना, ठीक है। कि इस पाठ के आधार पे आपको क्या लिखना था इसमें कि यहाँ देखिए, संस्कृति, संस्कृति क्या है, व्यक्ति विशेष की वह योग्यता, वह प्रवृत्ति, वह प्रेरणा जिसके बल पर वह कुछ नया आविष्कार, त्याग व परोपकार करता है, ठीक है। आपने वहां पर देखा था, मैंने चैप्टर में पढ़ाया भी है कि संस्कृति डेवलप होने के, है ना, तरीके उन्होंने बताए कौन कौन से। एक तो है जिज्ञासा, बताया था मैंने, है ना, आपने पढ़ा होगा इसको। जिज्ञासा है, आवश्यकता है, नेसेसिटी, ठीक है, जरूरत है, उसकी वजह से भी संस्कृति डेवलप होती है, जिज्ञासा की वजह से, और किसी त्याग की वजह से भी होती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की हमने वहां पे बात की थी।
ठीक है। तो ये देखिए, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, संस्कृति द्वारा किए गए आविष्कार क्या होते हैं, सभ्यता होते हैं। इन दोनों का अंतर आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अभी मैंने आपको बता दिया, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गया किसका, ये बात किसका हो गया, गद्य प्रश्न से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम आते हैं इसी तरीके से जो पद्य है, पद्य से जो सवाल पूछे गए हैं उसे हम जवाब कैसे देंगे, उसका जवाब हम कैसे देंगे, ठीक है। तो अब उसको ध्यान से देखिए, क्या है कि उसमें भी आपको क्या करना है, सेम कि 4 क्वेश्चन वो देंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और हर एक 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के, और सभी कितने होंगे, 25 से 30। फॉर्मेटिंग सेम आपको वही रखनी है कि एक पेज में ये तीनों प्रश्न आपको करने हैं अच्छे से, और नंबर कटते नहीं है, ध्यान रखिए, पॉइंट पर लिखेंगे और अच्छा मिलेगा आपको नंबर, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम की उपस्थिति शब्दों में कम परंतु प्रभाव में अधिक है। कैसे, 2 बिंदुओं में उनके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए 2 बिंदु लिखा है साफ साफ, तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। कि वहां पे सबसे पहले क्या कहते हैं कि होइए कोई एक दास तुम्हारा, बोलते हैं ना, जैसे परशुराम गुस्से से आए हैं, है ना। सब मुधन भंजन निहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, हाथ जोड़ लिया उन्होंने वहां पे पहले ही, ठीक है। तो प्रभाव कितना गजब है ना, ठीक है। पूरा हजारों अच्छा परशुराम संवाद जब आप पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या देखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप करा दिया था, ठीक है ना। तो वही देखिए दोनों बातें हैं, क्या यहाँ पे राम का जो मृदु शांत और शीतल व्यक्तित्व है, परशुराम के क्रोध को शांत करने वाला है, साहस के साथ साथ विनयशीलता का प्रभाव आपको यहाँ साफ साफ दिखेगा। तो ये दोनों बातें आप लिख देंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझना है आपको, ये सारी चीजें बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, है ना। अगला देखिए, संगीतकार का मुख्य काम क्या होता है। अब संगीतकार का मुख्य काम क्या है, साथ देना, और ये किसका, मुख्य गायक या जो भी मेन परफॉर्मर है उसका साथ देना, ठीक है। क्या कविता में वर्णित संगीतकार अपने काम में सफल है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। अब देखिए उदाहरण दे दिया, अब आपने देखा है वहां पे कि संगीतकार कब कब मदद करता है मुख्य गायक का, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, उदाहरण के साथ लिखना है आपको यहाँ पे। देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि संगीतकार संगीतकार जो है वो मुख्य गायक का साथ देता है, हाँ वह अपने काम में सफल हुआ है कब, गायन में साथ दे करके, उत्साह को बनाए रखने के लिए, अकेलेपन का एहसास न होने देने के लिए, अनहद में खो जाने पर स्थायित्व को समाये रखने के लिए, स्वर को बिखरने पर पहले ही संभाल लेना, अपनी आवाज को ऊंचा न उठाना। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा। याद है कि वो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठाता है, इसमें उसकी मानवता समझी जानी चाहिए, ना कि वो बेचारा कमजोर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है ना। तीसरा कि उत्साह कविता, ठीक है, निराला जी की उत्साह कविता का कवि परिवर्तन की कामना किन किन कारणों से कर रहा है। उत्साह परिवर्तन कविता का जो कवि है, परिवर्तन की कामना किन किन कारणों से कर रहा है, कि का परिवर्तन क्यों चाहता है वो, किन्हीं 2 कारणों का आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। क्रांति लाना चाहता है, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, ठीक है। तो किन्हीं 2 कारणों का आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट बनाने हैं और पूरे आंसर लिख देने, आंसर पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे शोषित पीड़ित जनता के कल्याण के लिए और नव निर्माण करने के लिए, याद है, ठीक है, कि नूतन कविता भर दो, फिर भर दो, है ना, ठीक है। और साथ में क्या है कि निदाध तप्त धरा शीतल कर दो, है ना, कर दो, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको लिखनी है, तो शोषित पीड़ित जनता के कल्याण के लिए, दूसरा नया निर्माण करने के लिए, ठीक है। भाई लोग गर्मी से परेशान है, गर्मी से परेशान है, ठीक है। तो आपने क्या किया, बारिश कर दिया, ठीक। दूसरा, अब जो पानी में जो बीज पड़ा हुआ है वो बारिश पाके क्या होगा, निकल करके ऊपर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए नया निर्माण करने के लिए और शोषित पीड़ित जनता को बचाने के लिए, ठीक है। तीसरा को चौथा क्वेश्चन देखिए, फसल के लिए आवश्यक कारकों का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, आपने देखा है वहाँ पे बात की गई है नदी के पानी की, हाथों की बात की गई है, मिट्टी के गुणधर्म की बात की गई है, हवा की बात की गई है और प्रकाश की बात की गई है, सूरज की किरणों की बात की गई है। तो इन्हीं में से 5 को आप लिख दीजिए, आंसर आपका पूरा हो जाएगा। नदी का पानी चाहिए भाई उसको, हाथों से जो पूरा कर कर निकालेंगे, बीज बोएंगे, मिट्टी के जितने भी आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस चाहिए उसको मिट्टी से मिलेगा, हवा से CO2 ऑक्सीजन मिलेगा, आपको पता ही है, प्रकाश से एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये आप अपने शब्दों में बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये 2025 का पहला सेट पूरा होता है। आप साथ में जुड़े रहिए, हम सारे सेट आपको पेपर से पहले पहले करवा देंगे, है ना। और ताकि हमें प्रोत्साहित मिले, हमें प्रोत्साहन मिले, है ना, कि आप बराबर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप वीडियोस को देख रहे हैं ताकि हम बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। ठीक है, धन्यवाद।